हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश जैन हूँ, चाणक्य इंस्टीट्यूट, चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से। आकाश जैन आपकी अकाउंट्स की फैकल्टी। आज आपको क्लास 11 के चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको मालूम है कि 11 क्लास आपके लिए बिल्कुल नई क्लास है, और जिसके लिए क्लास 11, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी एक नई क्लास है, तो आपके लिए सारी बिजनेस टर्म को अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले। अकाउंटिंग की जो सबसे पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया गया, जिसमें प्रॉफिट या मनी अर्निंग सबसे बड़ा फैक्टर होता है, हम उसको ही बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिजनेस चलाने के लिए मनी की जरूरत होती है, और मनी की हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कितनी मनी कहाँ से आएगी, कितनी मनी कहाँ से जाएगी, और बिजनेस के लिए हमने वो कहाँ पे उसका यूज किया, यूटिलाइजेशन किया, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। So therefore, in easy way, the term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties. There are two parties. One is buyer, second is seller. One is giver and second is taker. That initiate the accounting process of recording it in the books of account or an enterprise. It's called the business transactions. Business transaction can be two types. कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप कोई भी चीज़ अगर आप कैश में बाय करेंगे तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस के लिए अगर कुछ क्रेडिट में भी बाय करेंगे तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, भले ही पैसे उसके बाद में। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट से, तो ये इंटरनल ट्रांजेक्शन हो सकती है और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो सकती है। इंटरनल ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कंपनी की अपनी इंटरनल लायबिलिटी एसेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करा जाता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन टू, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट, या अप्रिसिएशन ऑफ लैंड। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द इंटरनल ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमारे को इस वाली ट्रांजेक्शन में कोई भी आउटसाइडर इम्पैक्ट या आउटसाइडर इफेक्ट नहीं है। दूसरी ओर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कौन सी है? ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कोई भी आउटसाइडर इन्वॉल्व है, जैसे कंपनी किसी बायर से गुड्स परचेज करती है, तो बायर आउटसाइड है कंपनी। ऐसे ही व्हेन वी सेल गुड्स टू आउटसाइड, कस्टमर को आप गुड्स सोल्ड करते हो, तो वो हमारी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। देन हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स, इट इज कंसर्न विद मनी। मैंने आपको बताया कि मनी के बिना कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। और मनी वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विस, चाहे गुड्स है चाहे कोई सर्विस ले रहे हो, लेकिन उसमें मनी वर्थ होनी असेंशियल। विदाउट मनी वर्थ की कैन नॉट be recorded as a business transaction in the books of account. Number two, it arise out of transfer or exchange of goods or service between two parties. इसलिए इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुकिंग। अकाउंट्स में हमेशा टू साइड्स होती हैं, एलएचएस एंड आरएचएस। एक साइड को डेबिट बोलते हैं और एक साइड को क्रेडिट बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं। वन इज टेकर, सेकंड इज गिवर। Therefore, all the transaction which is related to the business, it has been two aspect. एक जगह आप क्या लिखोगे, डेबिट, उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और एक जगह आप लिखोगे क्रेडिट, उसको आप लिखते हो राइट हैंड साइड। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में एक और बात है कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगी। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है बिजनेस की? फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या होती है बिजनेस की? आप मान लो आपके पास में 100 रुपये का कैश है,
आपने कोई चीज बाय करी तो आपका 100 रुपये कम हो गया, बहुत सारे, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। तो सिंपली वे में एसेट्स, इसके बारे में मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगा, लायबिलिटीज में डिटेल में समझाऊंगा, यही कंपनी की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट करती हैं। तो सिंपली सेज कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस के लिए यूज होगी मॉनिटरी करना। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैं आपको, आप बोर्ड पे देखो सामने जो लिखे हुए हैं पॉइंट, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना, हमें क्या करना है। बिजनेस ट्रांजेक्शन पहला पॉइंट है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे आज कैपिटल के बारे में, हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग्स के बारे में, हम डिस्कस करेंगे अकाउंट के बारे में, हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड टर्म यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है बिजनेस? जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप बिजनेस में जो भी मनी इन्वेस्ट करते हो एज ए ओनर, जो पैसा आप अपने खुद के पास से लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। अगर आप सिंगल ओनर हो तो आप ही कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, आप ही मनी इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप दो पार्टनर हो तो दोनों मिलकर जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो भी कैपिटल कहलाएगा। इफ यू आर ए कंपनी, you buy shares for a company to invest your money to start a business, तो वो शेयर कैपिटल कहलाएगी, बट अगेन दैट इज द कैपिटल। और we can also from capital use as a net worth और शेयर होल्डिंग और ओनर। मैं आपकी सुविधा के लिए सामने में ये नोट कर देता हूँ कि कैपिटल हमारी क्या क्या है। कैपिटल को नेट वर्थ भी बोलेंगे, कैपिटल को हम शेयर होल्डर फंड भी बोलेंगे, कैपिटल को हम ओनर। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज ग्रोइंग। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जो कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी तो उसका एप्रिसिएशन भी हो जाएगा इन वे ऑफ प्रॉफिट। बट नॉर्मली जो कंपनी के प्रॉफिट या लॉस है या जो अकाउंट है सारे, तो ईयर में एक बार बनते हैं, लेकिन उसको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए खर्च लाने के लिए कुछ मनी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। तो वो मनी और पैसा क्या होगा, दैट इज योर ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या अमाउंट हो गया, ड्रॉइंग्स कौन सा अमाउंट हो गया? ड्रॉइंग्स अमाउंट हो गया जो बिजनेस में आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिठा, दैट इज कॉल्ड दैट। वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो कैश भी हो सकता है, अब वो कोई एसेट भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको जो लिखवा रखा है वो लिखवा रखा है अकाउंट है। नेक्स्ट ड्राइंग्स के बाद मैंने लिखवा रखा है सामने अकाउंट। सिंपली देख लीजिए अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन even on cash basis or credit under a particular head, under a particular head is called account. For example, salary account, for example, rent account, for example, sales account, for example, purchase account। तो पूरे साल में हमारी जितनी भी सेल होगी उसको हम सेल अकाउंट के अंदर में दिखाएंगे, जितनी परचेज होगी उसको परचेज अकाउंट के अंदर में दिखाएंगे, जिस तरह रेंट होगा उसको रेंट अकाउंट के अंदर में दिखाएंगे, सैलरी को सैलरी अकाउंट के अंदर में दिखाएंगे। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है सारा, जो अकाउंट की नेचर को डिफाइन करता है। सैलरी हो गया तो एक्सपेंस हो गया, तो फर्नीचर है तो वो एसेट हो गया। सिंपली अकाउंट क्या है,
सिंपली अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक ही हेड के नीचे रिकॉर्ड करते हैं। अब इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन लायबिलिटीज क्या होती हैं? अगर मैं बात करूँ लायबिलिटीज का मतलब, तो सिंपल मतलब होता है लायबिलिटी होता है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अकाउंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है उधार। आपने किसी बैंक से लोन लिया तो वो आपकी लायबिलिटी, आपने अपने स्टाफ से काम करवाया, उसकी सैलरी पे नहीं करी तो वो आपकी लायबिलिटी बनी, आपने बिजली का बिल पे नहीं करा तो वो आपकी लायबिलिटी बनी, आपकी जितनी भी देनदारियां हैं वो सारी। अब मार्केट गए, आपने कोई रॉ मटेरियल बाय करा, लेकिन वो क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा, सामान आप लेकर आ गए, पैसा आपने नहीं दिया, देना पड़ेगा फ्यूचर में, वो आपकी हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में देनी है और जिसका आप यूज कर चुके, जिसका फायदा उठा चुके, वो सब आपकी लायबिलिटी। और ये दो टाइप के, एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट और करंट में क्या difference? बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो 5 साल के लिए करा दिया, 4 साल के लिए करा दिया, तो आप 5 साल या 4 साल से पहले पैसे नहीं उठाते। लेकिन करंट अकाउंट होता है, उसमें डेली की ट्रांजेक्शन, तो रोज डेली जो आप करते हो वो करंट, जो कभी कभी करते हो वो नॉन करंट। अकाउंट्स में करंट और नॉन करंट को डिफाइन करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड समझना। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कंपनी अपने अकाउंट्स तक मेंटेन करती है डेली बेसिस, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट है, लॉस हुआ, कंपनी की कितनी असर लायबिलिटी, तो उन सबकी डिटेल जानने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, 15 डेज हो सकता है, एक क्वार्टर हो सकता है, एक साल। अकाउंटिंग लॉ का साल 1 ईयर में एक बार आपको अपने अकाउंटिंग के डेटा को दिखाना जरूरी है टैक्स। वन अकाउंटिंग पीरियड should be equal to 12 months और 365 days। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जितनी भी हम अपनी सोशल इवेंट्स करते हैं, उसमें हम लोग जो कैलेंडर पीरियड यूज करते हैं वो 12 बनता है, या फिर 65 डेज, जो इंग्लिश कैलेंडर जनवरी से लेकर, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि आपको अप्रैल से लेकर मार्च, लेकिन होने 12 मंथ, 13 मंथ का, 14 मंथ का, या 15 मंथ का, या 16 मंथ। ध्यान रखिए, आपका अकाउंटिंग कैलेंडर या अकाउंटिंग पीरियड कुड बी 12 मंथ होना, 12 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 मंथ से कम। तो नॉन करंट और करंट का डिफरेंस करने के लिए आप याद कर लीजिए, ऐसी सारी ट्रांजेक्शन, ऐसा सारा उधार जो आपको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 365 दिन के अंदर, उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी। और ऐसा लोन, ऐसा उधार जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए लिया, 1 साल से ज्यादा के लिए ले रखा है, तो क्या करेंगे आप? ऐसी सारी वो ट्रांजेक्शन जो आपको लोन उधार 1 साल के बाद चुकाना है, वो भी नॉन करंट है। 5 साल के लिए लोन लिया, 4 साल के लिए लोन लिया, 3 साल के लिए लोन लिया, 2 साल के लिए, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, वो हमारे लिए बिजनेस के एसेट्स का। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके पास क्या एसेट है, तो आप प्रॉपर्टी को एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, ये सब आपके एसेट। एसेट की डेफिनेशन हो गई कि जो चीज आपके पास है, फिजिकल टर्म में है
और जिसके लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करा हो। तो कैश इन हैंड भी आपके लिए एक तरह का एसेट है। कैश के बदले में आप जो जो चीज खरीदते हैं वो सब एसेट है। एसेट्स क्या हो गई? एसेट्स हो गई आप प्रॉपर्टीज, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, चाहे आप उनको देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, टेंजिबल एसेट्स होती हैं। लेकिन जिनको आप सेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो सारी होती है इनटेंजिबल।